पाश्चात्य जगत के लिए स्वामी विवेकानंद भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत थे, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में अमूल्य योगदान दिया। विवेचना कीजिए। 150 शब्द में इसकी विवेचना करना है। तो यहाँ पे है इसका उत्तर लिखेंगे कि 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेना स्वामी जी के जीवन तथा उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण था। इसी संसद में दिए गए भाषण ने उन्हें पाश्चात्य जगत का प्रथम सांस्कृतिक दूत बना दिया। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। स्वामी जी ने हिंदू दर्शन, जीवन शैली और संस्थाओं की व्याख्या पाश्चात्य जगत में सरलतम शब्दों में की, जिससे कि पाश्चात्य समाज इसे भली भांति समझ सके। फिर दूसरा है, उन्होंने पाश्चात्य समाज को यह अनुभव करवाया कि वह स्वयं के उद्धार हेतु भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीख सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो पाश्चात्य समाज है कि समाज को उन्होंने अनुभव कराया कि वह स्वयं के उद्धार हेतु जो भारतीय आध्यात्मिकता है उससे बहुत कुछ सीख सकता है। और उन्होंने पाश्चात्य विश्व के समक्ष यह सिद्ध किया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत का विश्व संस्कृति को अमूल्य योगदान है। तो उन्होंने क्या जो है सिद्ध किया कि जो गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत विश्व संस्कृति को अमूल्य योगदान है। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक अलगाव समाप्त करने का प्रयास किया। वह भारत की प्रथम सांस्कृतिक राजदूत बनकर पाश्चात्य जगत गए। इसके अतिरिक्त भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में भी विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान है। जैसे पहला है, स्वामी जी ने हिंदू धर्म और दर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, हिंदू धर्म और जो दर्शन है उसको जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए। फिर दूसरा है, हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रतिस्पर्धा एवं विरोध को समाप्त कर एक राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में बांधा। फिर उसके बाद है, स्वामी जी ने पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों के भारतीय संस्कृति में विलय का कार्य किया। फिर चौथा है, स्वामी जी ने भारतीय दर्शन में स्वयं के चिंतन और अनुभव से मौलिक विचारों को जोड़ा। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति का प्रचार तो किया ही, स्वयं के अकाट्य प्रयासों में भारत का सांस्कृतिक एकीकरण भी किया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की संस्कृति आज के भारत में भी जारी है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द में इसको लिखना है। तो हड़प्पा की संस्कृति आज के भारत में भी जारी है, इस पर टिप्पणी करना है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि भारतीय संस्कृति प्राचीनता, निरंतरता व चिरस्थायित्वता के स्वरूप में स्पष्ट परिलक्षित होती है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में हड़प्पा संस्कृति का योगदान उल्लेखनीय रहा है। तो भारतीय संस्कृति जो इतिहास है उसमें हड़प्पा संस्कृति का योगदान उल्लेखनीय रहा है। वर्तमान भारतीय समाज में इस संस्कृति के विद्यमान लक्षणों को विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। पहला है, हड़प्पा संस्कृति मातृ प्रधान सभ्यता थी, जहाँ माँ त्रिदेवी का पूजन किया जाता था। इसे वर्तमान भारतीय समाज में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ लोगों द्वारा शक्ति देवी, ग्राम देवी इत्यादि के रूप में देवी की पूजा की जाती है। सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजन के प्रमाण मिले हैं। तो सैंधव सभ्यता क्या है, सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजन के प्रमाण मिले हैं। साथ ही पशुओं की धार्मिक महत्ता के भी साक्ष्य मिले हैं, जो आज भी भारतीय हिंदू धर्म समाज में दृष्टिगोचर होता है। सैंधव मुद्राओं से नाग पूजा के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो आज भी भारतीय हिंदू धर्म समाज में नाग पूजा की परंपरा के रूप में विद्यमान है। सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे और धार्मिक समारोहों के अवसर पर सामूहिक स्नान आदि का काफी महत्व था, जैसा कि बृहद स्नानागार से स्पष्ट होता है। यह भावना आज भी हिंदू धर्म में विद्यमान गंगा स्नान है। और दुर्ग निर्माण व प्राचीरों के निर्माण की कला भी हमें सैंधव काल से प्राप्त होती है। सुनियोजित ढंग से नगर बसाने को ज्ञान सैंधव कला की देन है।
सैंधव कला की देन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सैंधवकालीन संस्कृति जीवन के लक्षण इस सभ्यता के पतन होने के पश्चात भी वर्तमान भारतीय समाज में जीवंत रूप में विद्यमान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों के एक विशेष संयोजन को प्रतिबिंबित करती है। इसका परीक्षण करना है। तो जो मुगल चित्रकला है वो भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों का विशेष संयोजन है। उसमें भारतीय भी है, फारसी भी है, इस्लामिक भी है, विशेष संयोजन प्रतिबिंबित करती है। परीक्षण करना है 150 शब्द में। मुगल काल राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में मुगल चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल से आरंभ हुआ और यह अकबर तथा जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखण पर आधारित सुनम्य प्रकृतिवाद मुगल शैली की प्रमुख विशेषता है, जो फारसी शैली से प्रभावित है। यह सौंदर्य के उच्च गुणों से परिपूर्ण तथा प्राथमिक रूप से वैभवशाली प्रकृति की है। मुगल चित्रकला शैली पर ईरानी शैली का प्रभाव निर्णायक ढंग से पड़ा, जिसके अंतर्गत चित्रकारों द्वारा राजदरबार के विभिन्न जीवन चित्र, युद्ध के दृश्य इत्यादि का चित्रण प्रमुख रूप से किया जाता था। इसके अलावा फूल, पौधे और पशु पक्षी, वेशभूषा इत्यादि पर भी ईरानी प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शैली पर भारतीय शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं एक दूसरे के संपर्क में आईं। विशेष तौर पर राजपूत शैली का प्रभाव अत्यधिक पड़ा, जहाँ चौड़ी ब्रुश की तरह गोल ब्रश की जहाँ चौड़ी ब्रश की जगह गोल ब्रश का इस्तेमाल, रंगों के प्रयोग में भिन्नता इत्यादि उल्लेखनीय है। इस प्रकार मुगल चित्रकला शैली पर ईरानी, फारसी और भारतीय शैली संयोजन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म कई मामलों में समरूपता दर्शाते हैं। इसके बावजूद जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ। इसके क्या कारण है, इसका विवेचना करना है 150 शब्द में।